नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गुरु में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 मैथ्स का 3rd चैप्टर मैट्रिक्स। चलिए शुरू करते हैं अवयवों के गुणन से। क्या होता है अवयव का गुणन, मैट्रिक्स का गुणन क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। मान लेते हैं कि मीरा को 2 पेन और 5 बुक्स खरीदनी है, साथ में नदीम को 8 पेन और 10 बुक्स खरीदनी है। तो वो किसी एक दुकान पर जाते हैं जिस पर पेन की कीमत है 5 रुपए और बुक की कीमत है 50 रुपए। तो मीरा को टोटल कितने पैसे देने होंगे, कितने देने होंगे? 2 पेन के हो जाएंगे 5 गुणा 2, साथ ही 5 बुक्स के कितने हो जाएंगे 50 गुणा 5। तो टोटल पैसे देने पड़ेंगे 260 रुपए। इसी तरह नदीम को कितने देने पड़ेंगे? 8 गुणा 5 प्लस 50 गुणा 10 बराबर 540 रुपए। इसको हम आयु के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं? जैसे इनको बुक्स और पेन्स चाहिए, उनको एक आयु के रूप में ऐसे लिख दिया। साथ में जो इसकी प्राइसेज हैं पेन और बुक्स की, इसको इसके साथ लिख दिया। और जो अंत में जो हमने मल्टीप्लिकेशन करके टोटल जो निकाला है उसको एक अलग आयु के रूप में हमने लिख दिया। अब क्या करते हैं, एक दूसरी दुकान और है जिस पर क्या हो, पेन की कीमत है 4 रुपए और बुक्स की एक दूसरी दुकान और है जिस पर पेन की कीमत 4 रुपए है और बुक की कीमत 40 रुपए है। तो मीरा को कितने पैसे देने होंगे? 4 गुणा 2 प्लस 40 गुणा 50 बराबर 208 रुपए। साथ में नदीम को 8 गुणा 4 प्लस 10 गुणा 40 बराबर 432 रुपए। अब इसको भी हम मैट्रिक्स के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे हम? जैसे कि इनको पेन और पुस्तकों की संख्या को इस मैट्रिक्स के साथ लिख दिया, कीमत को इस मैट्रिक्स में लिख दिया, ये जो हमने गुणा किया है ये लिख दिया यहाँ पर, और जो टोटल प्राइस आई है वो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब क्या कर रहे हैं हम, इन दोनों को साथ मिलाकर मैट्रिक्स के रूप में लिख देते हैं। तो ये क्या हो गई, इस मैट्रिक्स में क्या लिख दी हमने? पेन और पुस्तकों की संख्या। यहाँ पर देख सकते हैं 5 और 50 ये पहली दुकान पर प्राइस हो गई, और ये 40 और ये 4 और 40 ये दूसरी दुकान पर प्राइस हो गई। ये वाला गुणा हमने साथ में लिख दिया, और ये क्या कर दिया हमने, फाइनल रिजल्ट निकाल दिया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने जो भी प्रोसेस की है वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन की है, या कह सकते हैं यहाँ पर हमने अवयवों का गुणा किया है। मतलब पहले इन दोनों को गुणा किया है तो ये आया है और ये फाइनल रिजल्ट आया है। इसी तरह इन दोनों मैट्रिक्स को गुणा किया है, इस तरह से किया और ये निकाला हमने। साथ में इन दोनों को गुणा करके ये फाइनल आंसर निकाला है। तो किस तरह से हम ये मैट्रिक्स का गुणन कर रहे हैं इसको थोड़ा समझते हैं डिटेल में। मैट्रिक्स के गुणन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? इसकी एक कंडीशन होती है कि इसमें कोई अगर हमारे पास 2 अवयव हैं ए और बी, इनका हमें गुणा करना है, तो इसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि ए में जो स्तंभों की संख्या है वो बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। और गुणा करेंगे तो किस तरह से गुणा करेंगे हम? जो अवयव ए है उसकी पंक्तियों को अवयव बी के स्तंभों से गुणा करेंगे और साथ में उन दोनों को जोड़ देंगे और अपना फाइनल रिजल्ट निकाल लेंगे। इस तरह से हम अवयव का गुणन करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई अवयव दे रखा है ए आई जे एम क्रॉस एन, और दूसरा अवयव है बी जी के एन क्रॉस पी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये चेक करना है हम इनका गुणा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्या कंडीशन होती है, कंडीशन चेक कर लेते हैं। हमें पता है कि ए में स्तंभों की संख्या कितनी है, एन, और बी में पंक्तियों की संख्या ये बराबर होनी चाहिए। ए में स्तंभों की संख्या एन है, बी में पंक्तियों की संख्या भी एन है, मतलब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसका गुणा कर सकते हैं। तो ए क्रॉस भी लिखेंगे, मान लेते हैं इसको एक अन्य अवयव सी से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो सी क्या आ जाएगा, सी आई जे। और इसका ऑर्डर देखना आप, ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर आएगा कि ए में पंक्तियों की संख्या गुणा बी में स्तंभों की संख्या। तो यहाँ पर ए में पंक्तियों की संख्या एम है और बी में स्तंभों की संख्या पी है, ये इसका ऑर्डर होता है। ठीक है, अब हमारे पास एक अवयव है ए, इस प्रकार से ए आई जे एम क्रॉस एन, दूसरा अवयव है बी बराबर बी आई के एन क्रॉस पी है। तो ए की आई वी पंक्ति ए आई 1 ए आई 2 एंड सो ऑन ए आई एन तथा बी का के वाई स्तंभ कि हम क्या लेते हैं, ए की तो पंक्ति लेते हैं, बी का स्तंभ लेते हैं। तो ए की आई वी पंक्ति ये हो गई और बी का के वाई स्तंभ ये हो गया। तब सी आई के हमारे पास क्या आएगा, सी आई के इन दोनों का गुणनफल होगा ए क्रॉस बी होगा। वो क्या आएगा, ए आई 1 बी 1 के प्लस ए आई 2 बी 2 के प्लस एंड सोन ए आई 1 बी एन के। यहाँ पर ए आई 1 ए आई 2 ए आई 3 ए आई एन ये क्या है, ए की आई वी पंक्ति, साथ में ये जो बी 1 के बी 1 के बी 2 के बी 3 के बी एन के ये सब है बी के स्तंभ। अगर इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास तीसरा ही अवयव सी आई क्या आएगा, जो ए क्रॉस पी को प्रदर्शित करेगा। इसको व्यापक रूप में हम क्या लिखेंगे, समेशन आई बराबर 1 to n ए आई जे बी आई के। ठीक है, हमारे पास 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं सी और डी, इनको हमें गुणा करना है।
सबसे पहले तो इनका ऑर्डर चेक कर लेते हैं कि क्या वास्तव में हम इनको गुणा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 3 है, स्तंभों की संख्या 2 है। इसका 3 क्रॉस 2 हो जाएगा, इसका 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। गुणा कर सकते हैं क्या, स्तंभों की संख्या 3 है, पंक्तियों की संख्या भी 3 है, क्या करेंगे इसको गुणा कर सकते हैं। और आप पहले इसका ऑर्डर भी बता सकते हैं कि गुणा करने के बाद में जो परिणामी मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, देखकर बता सकते हैं। यहाँ पर ये क्या होगा, इसकी पंक्तियों की संख्या और ये इसके स्तंभों की संख्या, इसका जो गुणा करेंगे उस मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 2, हम पहले बता रहे हैं। चलिए गुणा करके देख लेते हैं किस तरह से हम इनको गुणा करते हैं। यहां पर लिखेंगे सी क्रॉस डी, सी का मान लिख दो, क्या आएगा सी का मान, सी लिख दो 1 -1 2 0 3 4, साथ में डी क्या हो जाएगा 2 -1 5 7 1 -4। अवयवों का गुणन कैसे करते हैं, ए की पंक्तियां लेते हैं और बी के स्तंभ लेते हैं, इनको गुणा करते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। चलो पहली पंक्ति के लिए बात करते हैं। सी की पहली पंक्ति कौन सी है, 1 -1 2, और इसका पहला स्तंभ ले लो और संगत अवयवों को गुणा करते जाओ। 1 को 2 से करेंगे 2, प्लस -1 को -1 से करेंगे 1, प्लस 2 को 5 से करेंगे 10। इसी तरह पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से कर देते हैं। 1 को 7 से करेंगे 7, 1 को -1 से करेंगे -1, 2 को -4 से करेंगे कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा। अब दूसरी पंक्ति ले लो और दोनों स्तंभों से गुणा कर दो। दूसरी पंक्ति ये है, पहला स्तंभ ये है। 0 को 2 से करेंगे 0, 3 को -1 से -3, 4 को 5 से 20। इसी तरह से द्वितीय स्तंभ से गुणा कर दो। 0 से 7 से 0, 3 को 1 से 3, 4 को -4 से -16। तो फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा अपना 2, ये हो जाएगा 13। यहाँ से देख सकते हैं आप कितना हो जाएगा -2, यहाँ से आ जाएगा 17, यहाँ से आ जाएगा -13। ये क्या आ गया अपना सी क्रॉस डी आ गया। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास 2 अवयव दिए गए हैं। आपने देखा कि यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 आया, जो पहले हमने देख लिया था। यहाँ पर 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं। अगले एग्जाम्पल में ए और बी, इनका ऑर्डर चेक करते हैं पहले। तो इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके स्तंभों की संख्या और इसकी पंक्तियों की संख्या समान, इसलिए हम इसका गुणा कर सकते हैं। साथ में जो आने वाला मैट्रिक्स है, जो गुणा के बाद में जो परिणामी मैट्रिक्स आने वाला है उसका ऑर्डर भी आप बता सकते हैं 2 गुणा 3। ये इसका क्या आएगा, जो परिणामी मैट्रिक्स आएगा गुणा के बाद में उसका ऑर्डर हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं ए क्रॉस बी। हम ए का मान लिखेंगे क्या है 6 9 2 3 गुणा बी का मान 2 6 0 7 9 8। चलिए गुणा कर लेते हैं। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करेंगे, चलो करते हैं। पंक्ति पहली पंक्ति ये है, 6 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 6 गुणा 2 कितना हो जाएगा 12, 9 गुणा 7 कितना हो जाएगा 63। दोनों को जोड़ देते हैं। इसी तरह से पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे, 6 गुणा 6 36, प्लस 9 गुणा 9 81। इसी तरह से तृतीय स्तंभ से गुणा करेंगे, 0 प्लस 72। इसी तरह से द्वितीय पंक्ति को तीनों स्तंभों से गुणा कर देंगे, 2 गुणा 2 4, प्लस 3 गुणा 7 21, 2 गुणा 6 12, 9 30 27, 0 प्लस 8 गुणा 3 24। चलो जोड़ देते हैं इनको। ये कितना हो जाएगा 5 और 1 7, 75। ये हो जाएगा 7 11, ये 72 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये अपना आ जाएगा 39 और ये हो जाएगा 24। आ गया, ये ए गुणा बी आ गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कितना ऑर्डर है इसका 2 क्रॉस 3 है। अब गुणन के लिए एक इम्पोर्टेंट बात होती है, क्या होती है कि यदि ए गुणा बी परिभाषित है तो यह कतई आवश्यक नहीं है कि बी गुणा ए भी परिभाषित हो। यह जरूरी नहीं है कि अगर ए गुणा बी परिभाषित है तो बी ए भी परिभाषित हो। अब देखो, यदि ए तथा बी क्रमशः एम गुणा एन तथा के गुणा एल कोटियों के अवयव हैं, ए का अवयव, ए का ऑर्डर कितना है एम एन और बी का ऑर्डर है के एल, तो ए बी तथा बी ए दोनों ही परिभाषित कब होंगे, केवल और केवल यदि क्या हो एन बराबर के हो या फिर एन बराबर के हो और एल बराबर एम हो। यानी कि इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों के बराबर होनी चाहिए और इसकी पंक्तियों की संख्या इसके स्तंभों के बराबर होनी चाहिए, तभी क्या होंगे ए बी और बी ए दोनों परिभाषित होंगे।
इसके अलावा विशेष रूप से देखें तो यदि दो अवयव समान अवयव हैं तो भी ए बी तथा बी ए दोनों परिभाषित होंगे। चलिए इसके लिए एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। हमारे पास दो अवयव दिए गए हैं ए और बी, हम देख लेते हैं ए बी और बी ए दोनों परिभाषित हैं अथवा नहीं। चलिए देखते हैं। ए का ऑर्डर कितना है 2x3, इसका ऑर्डर कितना है 3x2। देख सकते हैं स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या बराबर है, तो ये ए बी इन दोनों का गुणा हम कर सकते हैं। चलिए ए गुणा बी करके देख लेते हैं। एक का मान है 1 -2 3 -4 2 और 5। इसी तरह से बी का मान है 2 3 4 5 2 1। गुणा कर लें। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे 2 -8 + 6। इसी तरह से द्वितीय स्तंभ से गुणा करेंगे 3 -10 + 3। अब द्वितीय पंक्ति को प्रथम स्तंभ से -8 8 10 -12 + 10 + 5। ठीक है, यह आ जाएगा 0। ये कितना हो जाएगा 3 6 -4, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 15 -12 3। ये आ गया अपने पास ए गुणा बी। अब बी ए भी निकाल लेते हैं। ए गुणा बी तो परिभाषित था, अब देख लेते हैं बी गुणा ए परिभाषित है अथवा नहीं। बी गुणा ए परिभाषित होने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, बी के स्तंभों की संख्या बराबर ए की पंक्तियों की संख्या। तो बी के स्तंभों की संख्या 2 है और पंक्तियों की संख्या इसकी 2 है, तो बी गुणा ए भी परिभाषित होगा। तो बी गुणा ए और निकाल कर देख लेते हैं। बी गुणा ए, बी का मान कितना है 2 4 2 3 5 1 गुणा 1 -4 -2 2 3 और 5। चलिए गुणा करेंगे तो क्या आएगा, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, यह आ जाएगा 2 -12। पहली पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से गुणा करेंगे -4 + 6, साथ में 6 + 15। इसके अलावा आ जाएगा 4। द्वितीय पंक्ति को प्रथम स्तंभ से गुणा करो, कितना आएगा 4 -20, ये हो जाएगा -8 + 10, ये हो जाएगा 12 + 25। अब क्या करो, तीसरी पंक्ति को प्रथम स्तंभ से गुणा कर लो, कितना आएगा 2 -4, ये हो जाएगा -4 + 2 और ये कितना हो जाएगा 6 + 5। आप देख सकते हैं बी गुणा ए कितना आ रहा है यहाँ पर, ये आ जाएगा -10, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा -16, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 37, ये हो जाएगा -2, ये -2, ये 11 है। अब देख सकते हैं यहाँ पर ए गुणा बी और बी गुणा ए बराबर नहीं है। ये क्या निष्कर्ष निकला, यदि ए बी तथा बी ए दोनों परिभाषित हों तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों आपस में बराबर भी हों। अब देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है कि दोनों समान अवयव हैं, समान अवयव हैं, तो क्या उस स्थिति में भी ए बी बराबर बी ए होगा अथवा नहीं। चलिए करके देख लेते हैं हम। ए बी क्या होगा, आप देख सकते हैं ए बी और बी ए दोनों परिभाषित होंगे। यहाँ पर ए बी की निकाल लेते हैं, क्या होगा 1 0 0 -1 गुणा 0 1 1 0 बराबर क्या लिखेंगे हम, गुणा कर दो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, ये हो गया 0 + 0, इसको गुणा करेंगे 1 + 0 आ जाएगा। द्वितीय पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे 0 -1 आ जाएगा। द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से गुणा करेंगे 0 + 0, तो कितना आया ए गुणा बी कितना आया हमारे पास 0 1 -1 0, ये आ गया ए गुणा बी। चलिए बी ए निकाल लेते हैं। बी ए क्या है, बी ए हमारे पास आ रहा है, बी की वैल्यू है 0 1 1 0, इसी तरह से ए की वैल्यू है 1 0 0 -1। ठीक है, गुणा करते हैं इनको। 0 को 1 से गुणा किया, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करो, 0 को 1 से किया 0, 1 को 0 से किया 0, 0 को 0 पहली पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से गुणा करो, 0 को 0 से गुणा किया 0 और 1 को -1 से किया -1। द्वितीय पंक्ति को पहले स्तंभ से कर लो, 1 को 1 से किया 1, 0 को 0 से किया 0। अब पहली पंक्ति को, अब द्वितीय पंक्ति को द्वितीय स्तंभ से गुणा कर लो, 1 को 0 से किया 0, 0 को -1 से किया 0, तो कितना आ गया हमारे पास 0 -1 1 0। यहाँ पर क्या देखा हमने, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए है। क्या देखा हमने कि यदि दो अवयव समान अवयव हों उस स्थिति में भी ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए।
अतः हम कह सकते हैं कि अव्यूह का गुणन क्रम अविनिमेय होता है, क्रम विनिमेयता का पालन नहीं करता है। लेकिन क्या वास्तव में हमेशा ही ऐसा होता है? इसके लिए एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं हम। अगला एग्जाम्पल दिया है हमारे पास, एग्जाम्पल है ए समुच्चय ए अव्यूह दिया है 1002, दूसरा अव्यूह है बी 3004, दोनों समान अव्यूह हैं। तो इनका ए बी और बी ए निकाल कर देखते हैं। ए बी कितना आएगा देख सकते हैं आप 1002, साथ में बी ए 3004, कितना हो जाएगा देख सकते हैं। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे, ये आ जाएगा 3 + 0, द्वितीय स्तंभ से करेंगे 0 + 0, द्वितीय पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे 0 + 0, द्वितीय स्तंभ से करेंगे 0 + 8, कितना आ रहा है 3008। बी ए निकाल कर देख लेते हैं हम कितना आएगा। बी की वैल्यू कितनी है 3004 गुणा 1004। चलिए निकालते हैं ये। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से 3 + 0, द्वितीय स्तंभ से 0 + 0, द्वितीय पंक्ति को पहले स्तंभ से 0 + 0, द्वितीय स्तंभ से 0 + 8 बराबर कितना आ रहा है 3008। ये क्या आ गया यहाँ पर ए बी बराबर बी ए। ये कैसे हुआ? क्या यहाँ पर आपने नोटिस किया कि एक बात तो क्या थी, ये दोनों समान अव्यूह थे, तो समान अव्यूह तो ये भी थे, लेकिन इनमें नहीं आया था। तो इनमें स्पेशल क्या था ऐसा? इनमें स्पेशल ये था कि ये दोनों ही विकर्ण अव्यूह हैं, विकर्ण मैट्रिक्स हैं। तो इनसे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि दो अव्यूह समान कोटि के विकर्ण अव्यूह हैं तो उनके लिए a गुणा बी बराबर क्या होगा b गुणा a होगा। सिर्फ इसी कंडीशन में ऐसा होगा, अदरवाइज ए बी बराबर बी ए कभी नहीं होगा। अब आगे हम देखते हैं दो शून्येतर अव्यूहों के गुणनफल के रूप में शून्य अव्यूह है। क्या ये कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स है हमारे पास, दो नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं, फिर भी उनका गुणनफल कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अजीब सी बात है, क्योंकि हम जानते हैं जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, मान लो हमारे पास दो वास्तविक संख्याएं a और b, और उनके लिए a गुणा b बराबर 0 आ रहा है। कब होगा ये तभी संभव है जब या तो a बराबर 0 या फिर b बराबर 0। अगर दोनों संख्याओं में से कम एक संख्या 0 हो, उसी स्थिति में दोनों का गुणनफल 0 होता है। लेकिन मैट्रिक्स के साथ ऐसा हो जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं इसको। हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं a और b, इन दोनों का गुणनफल हम निकाल कर देखते हैं। ए बी निकाल कर देखते हैं कितना आएगा 0 -1 0 2, बी कितना है हमारे पास 3 5 0 0। चलिए इनका गुणनफल करते हैं हम। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से 0 + 0, द्वितीय स्तंभ से करके देख लो 0 + 0। इसी तरह से द्वितीय पंक्ति को प्रथम स्तंभ से, ये भी आ रहा है 0 + 0। इसी तरह से द्वितीय स्तंभ से 0 + 0। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे अवयव भी 0 है, इसलिए कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ये 0 मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पर हमने निकाला दोनों का गुणनफल कितना है 0 मैट्रिक्स। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि दो शून्येतर मतलब नॉन जीरो मैट्रिक्स का गुणनफल भी कितना हो सकता है 0 हो सकता है। लेकिन वास्तविक संख्याओं में ऐसा नहीं होता है। यदि दो वास्तविक संख्याओं का गुणनफल 0 आ रहा है तो इसका क्या मतलब होता है कि दोनों में से कम एक वास्तविक संख्या कितनी है 0 है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।